आज आपके सामने आज के समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं संकल्पनाओं का संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी इसे जरूर कहीं न कहीं लाभान्वित होंगे। यह लाभ आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार तीनों में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। फर्स्ट है, 4 साल से बंद रीगा चीनी मिल फिर होगी चालू। 27 मई को होगा ई ऑक्शन। रीगा चीनी मिल बिहार के सीतामढ़ी जिला में अवस्थित है। रीगा चीनी मिल पिछले 4 साल से बंद है और इसका फिर से चालू होना यहाँ इस क्षेत्र के किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। नेक्स्ट, बिहार में बगैर जमाबंदी के भी जमीन की होगी रजिस्ट्री। बगैर जमाबंदी व होल्डिंग कायम हुए जमीन की खरीद बिक्री नहीं होने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक क्या है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अप्रैल मई माह में 50% राजस्व 50% राजस्व 60% रजिस्ट्री घटी। देखिए क्या है, सूबे में जमीन विवाद कम करने और फर्जी रजिस्ट्री पर अंकुश लगाने को लेकर 21 फरवरी 2024 से जमाबंदी की अनिवार्यता लागू की गई थी, लेकिन बीते लगभग 2.5 महीने में इस नियम के चलते निबंधन विभाग के राजस्व पर बड़ा असर पड़ा है। इसके चलते सिर्फ मार्च में निबंधन विभाग का राजस्व करीब 80% तक गिर गया था। वही अप्रैल और मई माह में भी रजिस्ट्री दस्तावेजों की संख्या में करीब 60% और जबकि राजस्व में 50% की कमी देखी गई। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक नए जमाबंदी नियम के चलते वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2022-23 के मुकाबले करीब 15 लाख कम दस्तावेजों की रजिस्ट्री हुई। 2022-23 में 1.54 करोड़ दस्तावेज रजिस्टर्ड हुए थे, जिसके मुकाबले 2023-24 में मात्र 1.40 करोड़ दस्तावेजों की ही रजिस्ट्री हो सकी। नियम लागू होने के बाद सिर्फ मार्च महीने में हर साल 1.50 लाख दस्तावेजों की रजिस्ट्री के मुकाबले मात्र 33,000 दस्तावेजों की रजिस्ट्री संभव हुई। विक्रेता के नाम से जमाबंदी थी जरूरी। मालूम हो कि इस नियम के तहत शहरी क्षेत्र के अपार्टमेंट और फ्लैट को छोड़कर सभी इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री के लिए विक्रेता के नाम से संबंधित प्लॉट की जमाबंदी होना अनिवार्य कर दिया था। इस जमाबंदी का उल्लेख नए डीड में भी किया जाता है। नेक्स्ट, पटना एम्स में IVF तकनीक से होगा इलाज। निसंतान लोगों के इलाज के लिए राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन केंद्र की सुविधा शुरू होगी। इसकी योजना एम्स प्रशासन की ओर से बनाई गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। एम्स में करोड़ों रुपए की लागत से IVF सेंटर तैयार किया जाएगा। यहाँ टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक शुरू होने से प्रदेश भर के आर्थिक रूप से कमजोर निसंतान दंपतियों को फायदा होगा। अगर यह सुविधा शुरू होती है तो IGIMS के बाद एम्स दूसरा सरकारी स्वास्थ्य संस्थान बन जाएगा जहां यह सुविधा शुरू होगी। IVF क्या होता है? IVF गर्भधारण की कृत्रिम प्रक्रिया है। इससे जन्म लेने वाले बच्चों को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। यह एक सहायक प्रजनन तकनीक है। इसमें नियंत्रित परिस्थितियों में महिला के अंडाणु और शुक्राणु को मिलाया जाता है, भ्रूण बन जाता है, तब उसे गर्भाशय में रखा जाता है। यह सरकार का यह कदम बिहार के निसंतान दंपतियों के लिए लाभदायक साबित होगा। नेक्स्ट है, अब हम प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे। रामचरितमानस पंचतंत्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल सेंटर में शामिल हुआ है। रामचरित की सचित्र पांडुलिपि और पंचतंत्र दंत कथाओं को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। विश्व अन्य वस्तुओं को भी इसमें शामिल किया गया है। रामचरितमानस के लेखक स्वामी तुलसीदास थे, जो अकबर के समकालीन थे, जबकि पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हैं। प्रदूषण में रहना जीवन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन। यह आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में इंडियन पॉलिटी में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। क्या है? दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रतिदिन 3800 टन कचरे के अशोधित अनट्रीटेड रह जाने को सुप्रीम कोर्ट ने भयानक स्थिति करार दिया है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। पीठ ने कहा कि हम इसके बारे में चिंतित है, पूरी दुनिया क्या कहेगी। 2024 में भारत की राजधानी में प्रतिदिन 3800 टन ठोस कचरा अशोधित रह जा रहा है। 2025 में क्या होगा, 2026 में क्या होगा? हर जगह स्थिति भयानक है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्रों में प्रतिदिन ठोस कचरा निकलने और उसे शोधित करने की क्षमता पर आंकड़ों का जिक्र करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों पर विचार करें तो यह स्वाभाविक है कि इसमें वृद्धि ही होगी। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। अशोधित ठोस कचरे की मात्रा में
तब तक बढ़ोतरी न हो जब तक उसे शोधित करने की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती। इसके लिए अधिकारियों को विभिन्न तरीकों पर विचार करना होगा, जिसमें इन इलाकों में नियंत्रण गतिविधियों पर नियंत्रण शामिल है। कोर्ट ने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव को समाधान तलाशने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाने एवं फिर उसे अदालत में रखने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा, अगर अधिकारी को ठोस प्रस्ताव देने में असमर्थ रहे तो हमें दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण की देखभाल के मद्देनजर कठोर आदेश जारी करने में विचार करना होगा। हमें उम्मीद व विश्वास है कि सभी अधिकारी इस मुद्दे को बेहद गंभीरता से लेंगे, क्योंकि पहली नज़र में हमारी धारणा है कि किसी भी अधिकारी ने प्रतिदिन पैदा हो रहे ठोस कचरे से निपटने की पर्याप्त क्षमता नहीं होने के खतरनाक परिणामों पर विचार करने की परवाह नहीं की। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव रिपोर्ट तैयार करेंगे और 19 जुलाई तक अदालत के समक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी संबंधित पक्षों ने स्वीकार किया है कि दिल्ली नगर निगम एमसीडी के दायरे में प्रतिदिन 3800 टन कचरा पैदा होता है और क्षमता नहीं होने की वजह से उसको शोधित नहीं किया जा सकता। दिल्ली के लिए यह खेद का विषय है। अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही कहा कि एमसीडी के वकील ने अदालत को बताया है कि इतनी अधिक मात्रा में कचरे को शोधित करना जून 2027 तक ही संभव हो पाएगा। इसका मतलब कि अब से 3 से अधिक वर्षों तक दिल्ली में प्रतिदिन 3800 टन ठोस कचरा कहीं न कहीं एकत्रित हो रहा होगा। यह लेख आपको इंडियन पॉलिटी या दिल्ली जैसे शहर में कचरा जो उत्पन्न हो रहा है उससे क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है उसके बारे में इसमें विस्तृत लिखा गया है। व्यापार बढ़ाने के लिए चाबहार पोर्ट को मध्य एशिया व यूरेशिया से जोड़ेगा भारत। क्या है? रणनीतिक तौर पर बेहद सही जगह पर स्थित चाबहार पोर्ट के सह संचालन व प्रबंधन का 10 वर्षों का ठेका भारत को मिल गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में चीन की मदद से बनाए जा रहे पोर्ट से महज 170 किलोमीटर दूर स्थित चाबहार पोर्ट में भारत ने पहले ही एक टर्मिनल का निर्माण किया हुआ है, लेकिन अब वहां के सह संचालन एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी भारतीय कंपनी IPGL के पास आ गई है। इस बारे में सोमवार को ईरान में इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL और पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच समझौता हुआ। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत का इरादा इस पोर्ट को मध्य एशिया और यूरोशिया से जोड़ने का है। देश में आम चुनाव की प्रक्रिया जारी होने के बावजूद भारत के शिपिंग एवं पोर्ट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को वहां जाना बताता है कि भारत इस परियोजना को कितना महत्व देता है। दोनों देशों के बीच इस समझौते के अवसर पर सोनोवाल ने कहा कि हमने चाबहार में दीर्घकालिक तौर पर सक्रिय रहने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जता दी है। समझौते के बाद भारतीय कंपनी अब इस पोर्ट को ज्यादा बेहतर तरीके से रख रखाव करने और विकसित करने में सक्षम होगी। इससे चाबहार पोर्ट की व्यवहार्यता पर भी सकारात्मक असर होगा। सोनोवाल की ईरान के सड़क व शहरी विकास मंत्री मेहराद बर्जपास के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई। हाल के वर्षों में भारतीय कंपनियों को कुछ और देशों में भी पोर्ट निर्माण का ठेका मिला है, लेकिन पहली बार भारतीय कंपनी को दूसरे देश में पोर्ट के सह संचालन व प्रबंधन का मौका मिल रहा है। अभी यह ठेका 10 वर्षों का है, लेकिन उसे आगे फिर बढ़ाया जा सकता है। यह भारत की सीमा के पास सबसे नजदीकी पोर्ट भी है, जिसे बड़े कार्गो जहाज के लिए काफी मुफीद माना जा रहा है। भारत की तरफ से यह भी बताया गया है कि चाबहार पोर्ट को वह मध्य एशिया और यूरोशिया से जोड़ने की मंशा रखता है। इसके अलावा भारत चाबहार पोर्ट के पास एक विशेष आर्थिक क्षेत्र भी स्थापित करना चाहता है। ईरान में मिलने वाली प्राकृतिक गैस की मदद से वहां यूरिया फैक्ट्री स्थापित करने और वहां से भारत आयात करने की योजना भी है। इसके अलावा इस पोर्ट को अफगानिस्तान के अंदरूनी हिस्सों से जोड़ने की भी योजना तैयार है। वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ईरान की यात्रा की थी, तब भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें भारत की मदद से अफगानिस्तान की सीमा तक सड़क व रेल मार्ग बनाने की योजना शामिल है। इससे भारतीय उत्पादों को बहुत ही कम समय में मध्य एशियाई देशों तक पहुंचाया जा सकता है। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि भारत ने ईरान के साथ यह समझौता तब किया जब ईरान और अमेरिका के संबंध लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। चाबहार पोर्ट को लेकर अमेरिका का रवैया वैसे कुछ नरम रहता है, क्योंकि भारत की तरफ से यह तर्क दिया जाता है कि यह पोर्ट चीन के बढ़ते प्रभुत्व का जवाब हो सकता है। ओमान की खाड़ी में स्थित इस पोर्ट के जरिए भारतीय सामानों को पाकिस्तान को दरकिनार का अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन INSTC नामक सड़क एवं रेल परियोजनाओं का उपयोग करके भूमि से घिरे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचा जा सकता है।
आईपीजीएल पोर्ट में करीब 12,000 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी और 25 करोड़ डॉलर ऋण के रूप में जुटाएगी। यह आपको भारत ईरान संबंधों में काम आ सकता है, भारत ईरान और अफगानिस्तान संबंधों में भी काम आ सकता है। साथ ही चाबहार पोर्ट के माध्यम से कैसे भारत पाकिस्तान और चीन को काउंटर कर सकता है, वहां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% मतदान का सपना। अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत गिरा है। वहां पर भारत में 100% मतदान कैसे हो, इसका लिए इस पर चर्चा की गई है और उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकता है, इसके बारे में चर्चा है। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन अधिकांश जगहों पर मतदान आशा के अनुरूप नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग के इतने सार्थक व सकारात्मक प्रयास के बावजूद लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में औसत वोटिंग 60 से 65% ही हो रही है। इसका मतलब कि बाकी के 35 से 40% लोग अपना कीमती वोट नहीं दे पा रहे हैं। करोड़ों लोग अपने पैतृक घर से दूर काम धंधे नौकरी की वजह से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में और विदेश में रहने की वजह से वोट नहीं डाल पा रहे हैं। अब समय आ गया कि जब अप्रवासी भारतीयों और देश के अंदर विस्थापित भारतीय नागरिकों के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा होनी चाहिए। हालांकि फिलहाल इसमें कई तकनीकी बाधा है, लेकिन बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। वैसे चुनाव आयोग देश में ई वोटिंग की पहल कर चुका है, लेकिन अभी तक यह योजना विधानसभा और लोकसभा चुनावों में लागू नहीं हो सकी है। चुनाव आयोग के अनुसार गुजरात नगर पालिका में 2010 और 2011 में ई वोटिंग के माध्यम से मतदान कराया गया था, लेकिन इसके बाद यह योजना बहुत आगे नहीं बढ़ पाई। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और कनाडा जैसे कुछ देशों में ऑनलाइन वोटिंग के प्रयोग शुरू हो चुका है। अमेरिका में भी ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा की मांग की जा रही है। इससे चुनाव में युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी और मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा, लेकिन इसके दुरुपयोग की आशंका भी है। विशेषज्ञों के अनुसार राजनीतिक पार्टियां हैकरों की मदद से इस सिस्टम का दुरुपयोग कर सकती है। ऑनलाइन वोटिंग से संबंधित और भी कई तकनीकी समस्या है जिनके माकूल समाधान के बिना यह फिलहाल संभव नहीं लगता। ऑनलाइन वोटिंग में वोटर की पहचान के लिए आधार कार्ड और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के डाटा का प्रयोग करके भी उसे ऑनलाइन लिंक किया जा सकता है। इससे पहचान के फर्जीवाड़े से काफी हद तक बचा जा सकता है। आधार केंद्र सरकार की ओर से हर नागरिक को जारी की जाने वाली एक विशिष्ट पहचान संख्या है, जबकि एनपीआर में देश के हर नागरिक की जानकारी दर्ज होती है। ऑनलाइन हैकिंग और तकनीकी गड़बड़ी दूर करने के लिए चुनाव आयोग देश के 543 लोकसभा के विभिन्न केंद्रों पर ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा भी कर सकता है, जिससे घर से दूर बैठे लोग अपनी लोकसभा या विधानसभा के लिए वोट कर सकेंगे। 100% मतदान के लक्ष्य को पाने के लिए इस तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं और किए भी जाने चाहिए। इन कदमों से लोगों की चुनाव में भागीदारी और हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिससे लोकतंत्र मजबूत होगा। यह लेख आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कैसे 100% वोटिंग को बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए पहला काम कर सकते हैं कि ई वोटिंग को शुरुआत कर सकते हैं। ई वोटिंग की शुरुआत पहले भी किया जा चुका है। गुजरात नगर पालिका चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष है। जैसे क्या नकारात्मक पक्ष है, तो राजनीतिक पार्टी हैकरों की मदद से इस सिस्टम का दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन इससे निपटने के लिए उपाय है कि आपको क्या है, आधार कार्ड का इस्तेमाल और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के डाटा का प्रयोग करके इस समस्या से निपट सकते हैं। नेक्स्ट, इंडोनेशिया में ज्वालामुखी में विस्फोट। देखिए नेक्स्ट है, ब्रिटेन में लगाया गया चेचक से बचाव का पहला टीका। 1796 में ब्रिटेन के चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने 8 वर्षीय जेम्स फिप्स को चेचक का पहला टीका लगाया था। यह टीका एक डेयरी कर्मी सारा नीलम्स के चेचक के घाव से नमूने एकत्रित कर बनाया गया था। उसी वर्ष 1 जुलाई को टीके को प्रभावी पाया गया। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का पहला प्रयोग 8 वर्षीय जेम्स फिप्स के शरीर में लगाकर इसका इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट, नाटो से मुकाबले के 8 देशों के बीच वार्सा की संधि। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में की गई थी, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इससे निपटने के लिए वार्सा की संधि, वार्सा पैक्ट 1955 ईस्वी में आज ही पूर्वी यूरोपीय देशों सोवियत संघ, अल्बानिया, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया के बीच वार्सा की संधि हुई थी। वार्सा की संधि, इसके तहत सोवियत संघ के नेतृत्व में देशों ने शीत युद्ध में नाटो को टक्कर देने के लिए एक पारस्परिक रक्षा संगठन की स्थापना की थी। वार्सा मुख्यतः पोलैंड की राजधानी है। उसी जगह पर वार्सा पैक्ट हुआ था, इसीलिए
वारसा पैक्ट कहा जाता है। वारसा पैक्ट 1955 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, महिला उद्यमियों की बढ़ती जगह। विगत कुछ वर्षों में स्टार्टअप उपक्रमों में महिलाओं की सहभागिता पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जा गया है। फिलहाल देश में ऐसे 8000 से अधिक स्टार्टअप उपक्रम हैं जिनकी संस्थापक महिलाएं हैं। क्या है देख सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में नव प्रवर्तन करने, व्यवसाय और उद्योग में निहित विभिन्न अनिश्चितताओं तथा जोखिमों का सामना करने की योग्यता और प्रवृत्ति उद्यमिता है। जो व्यक्ति जोखिम वहन करते हैं और उन्हें साहसी या उद्यमी कहते हैं। देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है, लेकिन उद्योग, व्यापार, वाणिज्य जैसी आर्थिक गतिविधियों में उनकी सहभागिता बहुत कम है। इसका एक प्रमुख कारण महिला उद्यमिता का अभाव है। भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार देश के विभिन्न उद्यमों में महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी केवल 14% है। बेन एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 20% उद्यमों का स्वामित्व महिलाओं के पास है। कई महिलाएं अपने उत्कृष्ट उद्यमिता कौशल से इस क्षेत्र में तेजी से आगे भी बढ़ रही है। ई कॉमर्स, विज्ञान, विज्ञापन, मीडिया, मनोरंजन आदि कुछ क्षेत्र है जहां भारतीय महिला उद्यमी तेजी से सफलता हासिल कर रही है। क्या है, वर्ष 2017 में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप 10% थे, जो वर्ष 2022 में बढ़कर 18% हो गए। यानी हर 5 स्टार्टअप में एक से भी कम में महिला की भागीदारी है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती। विगत कुछ वर्षों में स्टार्टअप उपक्रमों के विकास और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। इनमें महिलाओं की सहभागिता पर भी ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में देश में ऐसे 8000 से अधिक स्टार्टअप उपक्रम है जिनकी संस्थापक महिला है। अब तक इन स्टार्टअप की कुल राशि लगभग $23 अरब यानी करीब 1.90 लाख करोड़ रुपया है। इस दशक के आखिर तक महिला उद्यमियों की स्थिति में और सुधार आने की संभावना है। बेन एंड कंपनी और गूगल की वर्ष 2019 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2030 तक महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी करीब 1/3 तक पहुंच सकती है। एक दशक पहले हुई आधिकारिक आर्थिक जनगणना से पता चला था कि भारत में कुल उद्योगों में महज 14% का नेतृत्व महिलाएं कर रही है। अब यह हिस्सेदारी बढ़कर 20% हो गई है। महिलाओं द्वारा संचालित उपक्रमों में लगभग 65% ग्रामीण क्षेत्र में। दक्षिण के राज्यों की महिलाओं की हिस्सेदारी उत्तर भारत के राज्यों की तुलना में अधिक है। इन उपक्रमों में पिछली आर्थिक जनगणना के अनुसार लगभग 80% महिलाओं के उद्यम स्वयं वित्त पोषित है। पिछले कुछ वर्षों में सरकारी योजनाओं ने लघु महिला उद्यमियों को सब्सिडी वाली और सुलभ पूंजी प्रदान करके उन्हें संभावित खरीदारों से जोड़कर कौशल और बाजार विकास सहायता, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता और आसान सूक्ष्म वित्त तक पहुंच प्रदान करके महत्वपूर्ण रूप से सहायता की है। मसलन मिशन शक्ति जो 2021-22 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, ऐसा एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है जिसके माध्यम से महिला उद्यमियों को विभिन्न रूपों में सहायता की जाती है। इसी प्रकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की समर्थ योजना भी महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान करती है। अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत खाद्य और खान पान के व्यवसाय में महिला उद्यमियों को 50,000 रुपये ऋण दिया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा शुरू की गई उद्योगिनी योजना भी गरीब महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके महिला उद्यमिता को बढ़ावा देती है। यह योजना मुख्य रूप से देश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में रहने वाली अशिक्षित महिलाओं को सहायता प्रदान करती है। अब आगे भी इसमें दिया गया है, क्या दिया है देखिए। हालांकि इन सभी योजनाओं से आर्थिक गतिविधियों के संचालन में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, लेकिन उनको अभी भी बहुत सी व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चुनौती है कि देश में प्रचलित सामाजिक मानदंड और रूढ़ियां है। माना जाता है कि महिलाओं की भूमिका घरेलू कर्तव्यों तक सीमित होना चाहिए। इस कारण महिला स्वयं भी अपनी भूमिका घर परिवार तक सीमित कर लेते हैं। इसके अलावा भारत में महिला उद्यमियों को अक्सर पूंजी जुटाने की समस्या आती है। उन्हें पूंजी की व्यवस्था करने और ऋण प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जबकि व्यवहार में देखा गया कि महिला अधिक ईमानदार ऋणी होती है। महिला उद्यमियों को अक्सर अपने उपक्रम के लिए सहायक परिस्थिति तंत्र की कमी का भी सामना करना पड़ता है। उनको पर्याप्त सलाह और प्रशिक्षण नहीं मिल पाता। इस कारण वे खुद में कौशल, ज्ञान और आत्मविश्वास की कमी महसूस करती है। महिला उद्यमियों को अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ संतुलन बिठाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। महिलाओं से अभी भी अपने घरेलू कर्तव्यों को प्राथमिकता देने की अपेक्षा की जाती है, जिससे उनके व्यवसाय के लिए पर्याप्त समय और ऊर्जा देना मुश्किल हो जाता है। महिला उद्यमियों के नेटवर्क, संसाधनों और अनुभव की कमी के कारण अक्सर
बाजारों तक पहुंच सीमित होती है। इससे उनके लिए ग्राहक ढूंढना, उनके साथ लेन देन करना और अपना व्यवसाय बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। भारत में महिला उद्यमियों के पास अक्सर ऐसे आदर्श व्यक्तित्व का भी अभाव रहता है जो उन्हें उनकी उद्यमशीलता की यात्रा में मार्गदर्शन कर सके। शीर्ष महिला उद्यमियों की कमी के कारण महिलाओं के लिए खुद को उद्यमी के रूप में देखना मुश्किल होता है। महिला उद्यमियों के पास अक्सर प्रौद्योगिकी तक पहुंच भी सीमित होती है, जिससे नवाचार और बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता में बाधा आ जाती है। इससे महिलाओं के लिए नई तकनीकों को अपनाना और प्रतिस्पर्धी बने रहना मुश्किल हो सकता है। महिला उद्यमियों में अक्सर अपनी क्षमताओं को लेकर आत्मविश्वास की कमी नजर आती है, जो उन्हें अपने उद्यमशीलता के सपनों को पूरा करने से रोक सकती है। महिला उद्यमियों के पास विशेषकर तकनीकी क्षेत्रों के व्यवसाय में सफल होने के लिए अक्सर आवश्यक शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव होता है। इससे महिलाओं के लिए अपना व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान विकसित करना मुश्किल हो सकता है। निसंदेह महिला उद्यमिता न केवल किसी देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है, बल्कि अत्यधिक व्यापक लैंगिक असमानताओं के कारण मौजूद बंधन को तोड़ने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में भी काम कर सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो महिलाएं स्वयं अपने में नवाचार और जोखिम उठाने की क्षमता का विकास करें। इसके लिए परिवार के पुरुष सदस्य उनको प्रोत्साहित और पर्याप्त सहयोग करें। सरकार, समाज और स्थानीय समुदाय उद्यमशील अप्रशिक्षित महिला प्रतिभाओं की पहचान करके और उनको आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने और उद्योग व्यवसाय शुरू करने में सहयोग करें। साथ ही महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों के विपणन होती समुचित व्यवस्था करें तो देश के शहरी ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमी भी सफलता के लिए नए आयाम स्थापित और देश की अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी का निर्वाह कर सकती है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन जुगनू का अस्तित्व खतरे में। हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण की समस्या बहुत उभर रही है। इसके चलते जलवायु परिवर्तन के चलते जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। उसी में जैव विविधता के तहत ही जुगनू भी आते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे कई देशों में पहले के मुकाबले जुगनुओं का दिखना कम हो गया। अब वह कुछ दूर दराज के क्षेत्रों में सिमट गए। इसको लेकर हाल ही में किए गए एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने उन कारणों पर प्रकाश डाला जो उनकी घटती आबादी की वजह बन है। इस अध्ययन के मुताबिक जुगनू पर्यावरण से जुड़े विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर करें। प्लीज़ चैनल को अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि इसका लाभ आपके मित्रों को भी